हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलहर में। आइए फिर से शुरू करते हैं क्लास 11th की फिजिक्स में संवेग। संवेग क्या होता है, बड़े ध्यान से समझते हैं। चैप्टर जो चल रहा है वो न्यूटन के गति विषयक नियम चल रहा है। देखिए, मान लिया कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, m, और जब हम वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो उसके कारण वह चलने लगती है। किस वेग से चलती है? v वेग से। तब वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। समझे? क्या है? वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। यहां हम लिखे दे रहे हैं, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हमने लिख दिया P। जब किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल के उत्पन्न वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग कहते हैं। यह एक कैसी राशि है? अदिश सदिश राशि है। कैसी है? सदिश राशि है। इसे वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं। हम क्या लिखेंगे? यदि वस्तु का द्रव्यमान m तथा वेग v हो, तब जो संवेग हो जाएगा P बराबर mv हो जाएगा। अगर हम P का मात्रक लिखें, P का मात्रक, तो हमें m का मात्रक पता हो और गुणा में v का मात्रक पता हो। m का मात्रक होता है किलोग्राम और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। P की विमा जो होती है वो क्या होती है? किलोग्राम। m की विमा, m की विमा गुणा में v की विमा। m की विमा होती है m और इसकी विमा होती है LT-1। तो इसके अकॉर्डिंग जो मात्रक लिख दें, वो विमा लिख देंगे हम, तो MLT-1। ये इसकी विमा होती है। ठीक, अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां पर 11वीं में कि सिद्ध कीजिए कि किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। सबसे पहले हम संघट्ट बता दें आपको, हालांकि यहाँ पर है नहीं लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। संघट्ट क्या मतलब? जैसे टक्कर या टकराव, या आप इसी को इंग्लिश में कह सकते हैं कोलिजन। ये समझिए बड़े ध्यान से।
मान लिया दो वस्तुएं m1 और m2 द्रव्यमान की हैं, आराम से किसी भी दिशा में, मान लिया इस दिशा में u1, इस दिशा में u2 जा रही है। कुछ समय बाद ये दोनों आपस में टकरा गई, यहां पर क्या हो गया, इनका टकराव हो गया। द्रव्यमान तो वही रहा, लेकिन इनके वेग जो है आपस में बदल जाते हैं। इसका वेग मान लिया हमने v1 हो जाता है, इसका वेग मान लिया v2 हो जाता है। द्रव्यमान क्या है, m1 और m2, द्रव्यमान थोड़ी बदलेगा। तो जब दो वस्तुएं भिन्न भिन्न वेग से किसी दिशा में गति करते हैं तो उनके टकराव को ही हम क्या कहते हैं, संघट्ट कहते हैं। अब यहां पर प्रारंभिक वेग u1 व u2 है, तब संवेग क्रमशः p1 बराबर m1 u1 और p2 बराबर m2 u2। कुल संवेग अगर हम निकालेंगे तो इसे हम PI का मतलब इनिशियल लिखे दे रहे हैं, PI का मतलब इनिशियल, ये हो जाएगा P1 प्लस P2। P1 की वैल्यू क्या है, M1 U1, इसकी वैल्यू क्या है, M2 U2। समीकरण हम मान लें इसे 1। जब ये टकराए, अंतिम वेग v1 व v2 हैं, तब संवेग क्रमशः p1 डैश व p2 डैश होंगे, ये हमने मान लिया। तो इसलिए p1 डैश क्या हो जाएगा और p2 डैश क्या हो जाएगा। अच्छा बात सुनो, प्रारंभिक वेग u1 व u2 है, तो इसके अकॉर्डिंग m1 u1 हो जाएगा, m2 v2 हो जाएगा, u2 हो जाएगा p बराबर mv से। यहां पर अगर वेग v1 व v2 है तो ये हो जाएगा m1 v1 और ये हो जाएगा m2 v2। इस अवस्था में हम कुल संवेग अगर निकालेंगे, कुल संवेग P फाइनल क्या हो जाएगा, P1 डैश प्लस P2 डैश। P1 डैश की वैल्यू हम लिखे दे रहे हैं, P1 डैश की वैल्यू क्या है, M1 V1 और ये M2 V2। P फाइनल, इसे हम मानेंगे समीकरण 2। अब इसकी हम परिभाषा पहले लिख दें। जब दो या दो से अधिक वस्तुएं टकराने के पश्चात अपने वेग में परिवर्तन कर लें तो इस घटना को संघट्ट कहते हैं। फिर से लिखेंगे, माना M1 व M2 द्रव्यमान की दो वस्तुओं के वेग क्रमशः
u1 बाय u2 हो जा हो तथा टकराने के बाद वेग v1 व v2 हो तब ये घटना क्या है? तब टकराने से पहले और इसके बाद लिखने के बाद चित्र बना लेना बीच में, यहां लिख देना टकराने के बाद। पहले टकराने से पहले लिखना, फिर टकराने के बाद। इतना लिखने के बाद ये नोट की बात है, क्या है? जब वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो इनका कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात संवेग संरक्षित रहता है। संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। अतः प्रारंभिक कुल संवेग बराबर अंतिम कुल संवेग। प्रारंभिक कुल संवेग क्या था हमारे पास? P इनिशियल। अंतिम संवेग क्या है? P फाइनल। अगर हम समीकरण 1 व 2 से PI व PF के मान रखेंगे तो हमारे पास M1U1 प्लस का M2U2 बराबर में M1V1 प्लस M2V2। यही क्या है? यही संवेग संरक्षण का नियम है। यही संवेग संरक्षण का नियम है। तो अगर संवेग संरक्षण का कोई नियम पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? जब दो या दो से अधिक वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो उनका कुल संवेग सदैव संरक्षित रहता है। यही संवेग संरक्षण का नियम है। यह अलग से लिखा दें, चलो अलग से लिखा दें। संवेग संरक्षण का नियम। जब दो या दो से अधिक वस्तुएं
आपस में टकराती हैं तो उनका कुल संवेग सदैव संरक्षित रहता है। यही संवेग संरक्षण का नियम है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सिद्ध करो कि किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह हमें सिद्ध करना है। ठीक, अब देखिए, जब किसी वस्तु पर F बल आरोपित करते हैं तो वस्तु का त्वरण A उत्पन्न होता है। क्योंकि वस्तु का वेग बल के कारण U से V हो जाता है, तब A बराबर, ठीक, हम क्या करें, यही तो पढ़ा था हमने, त्वरण दोनों तरफ, अरे ऐसा पढ़ा था, A बराबर dV अपॉन में T या डेल्टा V अपॉन में T। क्योंकि डेल्टा V बराबर क्या होता है, ये होता है V माइनस यू। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, A बराबर V माइनस यू अपॉन में T। दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ M से गुणा करने पर तो हमारे पास हो जाएगा एम ए एम बी माइनस एम यू अपॉन में टी। चूंकि एफ बराबर क्या होता है एम ए और पी बराबर क्या होता है एम बी, तो यहाँ इसे हम P2 मान ले रहे हैं और इसे हम P1 मान ले रहे हैं, क्योंकि प्रारंभिक वेग u होता है, अंतिम वेग v होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं F बराबर P2 माइनस P1 बटे में T। इसके बाद इधर देख लें, चूंकि P2 माइनस P1 बराबर होता है डेल्टा P, तो इसलिए F बराबर यहाँ F बराबर डेल्टा P अपॉन में T। ये क्या है, ये है आरोपित बल, ये क्या है संवेग परिवर्तन बटे में T लगा दिया तो संवेग परिवर्तन की दर। यही हमें सिद्ध करना था। सिद्ध करो कि किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, वही हमने लिख दिया।
अगली हेडिंग डालेंगे आवेग। इम्पल्स। आवेग क्या होता है वैसे दैनिक जीवन में हम आपको बताएं। जब कोई क्रिकेटर जो है गेंद को पकड़ता है तो उसके हाथों में जो है गेंद बहुत जोर से आवाज करती है, यानी बहुत जोर से चोट लगती है। तो ये क्या है, ये आवेग ही है। इस आवेग को कम करने के लिए हमें क्या करना होता है, या उस गेंद पकड़ने वाले को क्या करना होता है, गेंद हाथ को थोड़ा पीछे लाएगा। जब हाथ को पीछे लाएगा तो आवेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर तुम छत पे से कूदो या कोई भी छत पे से कूदे तो जब वो नीचे कूदता है तो जमीन पर और उसके तलवों के बीच आवेग बहुत ज़्यादा होता है। इस आवेग को कम करने के लिए या तो आप किसी रेतीली जगह में कूदो, या तो जो है किसी भी गद्दे वगैरह पे कूदो, फोम वगैरह पर, जिससे जो है वो आवेग कम हो जाता है। आपने देखा होगा जब हम किसी कील को दीवार पर ठोकते हैं तो दीवार में कील घुसाने के लिए हम इसमें आवेग उत्पन्न करते हैं। आवेग कैसे, हथौड़ी से इसमें चोट मार के। अगर ये आवेग कम कर दिया जाए तो ये कील जो है दीवार में नहीं घुस पाएगी। तो आवेग के कारण ही ये जो कील है वो दीवार में धस पाती है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहली बात हम इसका फार्मूला आपको बताएं। जब किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाता है तो बल आरोपित करने में लगे समय के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। ये एक सदिश राशि है, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, और ये भी आपको पता है सदिश राशि है। ठीक, क्या है, जब किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाता है तो आरोपित बल तथा बल लगाने में लगे समयांतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग कहते हैं। यह सदिश राशि है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात आई बराबर एफ इंटू में टी। मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन और गुणा में समय का मात्रक सेकंड। विमा क्या हो जाती है, न्यूटन की विमा होती है mL/t-2 और समय की विमा होती है केवल t। तो ml t की पावर 1 मानो, 1 में से 2 जाएगा -1, ये इसका मात्रा विमा हो जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम m की जगह पर किलोग्राम लिखें, l की जगह पर मीटर लिखें, पर सेकंड लिख दें, एक घात है तो पर सेकंड, स्क्वायर होता है तो स्क्वायर। ठीक, एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि आवेग वस्तु के संवेग के बराबर होता है। एक और प्रश्न है, क्वेश्चन है जिसे हम कहेंगे, सिद्ध करो कि
वस्तु का आवेग संवेग के बराबर होता है। अभी हमने पढ़ा है F बराबर डेल्टा P अपॉन में T। यहां पर डेल्टा P की वैल्यू क्या है, P2 माइनस P1, और P2 की वैल्यू क्या है, MB और माइनस का IMU। यही तो है। यहां से हम क्या करेंगे, F की तो वैल्यू है ही, F की वैल्यू है, या एक काम करो, इसका हम अगर अवकलन रूप लिखेंगे, अवकलन रूप, तो अवकलन रूप में अगर हम लिखेंगे तो dp अपॉन में dt हो जाएगा। यहां से हम क्या करें, dp बराबर में f गुणा में dt, हम क्या करें, समाकलन करने पर, ऐसे हम समाकलन करेंगे तो dp, समाकलन तो आप पढ़ ही चुके हैं, यहां पर जिसके साथ t होगा d होगा उसी का समाकलन करते हैं, इसके साथ नहीं है तो इसका नहीं। जिस प्रकार से आपने पढ़ा है dx का समाकलन केवल x होता है, उसी प्रकार से dp हो चाहे dt हो, ठीक है। तब dp की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, p और सामने f इंटू में t। आप या तो ये भी लिख सकते हैं p बराबर f इंटू डेल्टा t। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। एक छोटी सी हेडिंग है, उसके बारे में डिटेल में उसका डेरिवेशन आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले आप ये उतार लेना, घर्षण किसे कहते हैं। घर्षण क्या होता है, बड़े ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लिया किसी जमीन पर कोई भारी सी वस्तु रखी है, जमीन पर भारी सी वस्तु रखी है, जब हम इस पर बल आरोपित करते हैं तो जमीन और वस्तु के बीच में वस्तु की गति इधर को ही तो होनी चाहिए, लेकिन जब हम बल आरोपित करते हैं, अगर ये वस्तु भारी हुई तो mg फोर्स भी इस पर लगेगा नीचे की ओर। जब ये mg फोर्स नीचे की ओर लगता है तो वस्तु और इस जमीन के बीच में एक अन्य बल उत्पन्न हो जाता है, जो इसकी सापेक्ष गति का क्या करती है, विरोध करती है। यानी कि गति इधर करना चाहती है, लेकिन ये कहां, ये चाहता है कि तुम इधर आओ। सापेक्ष गति का क्या करती है, विरोध। सापेक्ष गति के विरोध जो बल आरोपित होता है वो उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम घर्षण बल कहते हैं, ठीक। तो क्या है, जब किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो उस वस्तु में गति उत्पन्न हो जाती है। तब
वस्तु की सापेक्ष गति के विरुद्ध, सापेक्ष गति के विरुद्ध एक अन्य बल उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा आरोपित बल की दिशा के विपरीत होती है, विपरीत होती है। इस बल को ही घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, इसे आप स्मॉल एफ से प्रदर्शित कर दें, क्योंकि आरोपित बल एफ प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं एफ एस से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। यह बल सदैव दो ठोसों के मध्य लगता है। ठीक, ठोसों के मध्य, द्रवों के मध्य जो लगता है उसे हम श्यानता कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। ठीक है, यहाँ घर्षण बल है, ठोसों के मध्य घर्षण और द्रवों के मध्य श्यान बल। अब हम लिखेंगे घर्षण बल के प्रकार। घर्षण बल के प्रकार, तो घर्षण बल तीन प्रकार के होते हैं। ये बल निम्न तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्या होता है? स्थैतिक घर्षण बल। नंबर दो होता है सीमांत घर्षण बल। नंबर तीन होता है गतिज घर्षण बल। गतिज घर्षण भी दो प्रकार का होता है। एक होता है सर्पी घर्षण और एक होता है लोटनिक घर्षण। ठीक, ये घर्षण तीन प्रकार के होते हैं। स्थैतिक घर्षण में क्या है? जब हम वस्तु पर बल आरोपित करें तो वस्तु चले ना, यानी स्थिति में बनी रहे, तो ये क्या कहलाएगा? स्थैतिक घर्षण। जैसे ये दीवार है, दीवार पर हम बल आरोपित करते हैं लेकिन ये दीवार अपनी जगह से हिलती नहीं है, तो इसमें जो जमीन और दीवार के बीच में जो बल लग रहा है उसे हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। हम ऐसा फोर्स लगाएं इस पे कि ये वस्तु चलने ही वाली हो, चल ना पाए, चलने ही वाली हो। जैसे हम जेसीबी ले आए और जेसीबी से हमने इस पर धक्का लगाया और जैसे हम ताकत बढ़ाते जाएंगे तो धीरे धीरे ये दीवार खिसकना प्रारंभ कर देगी। जब ये दीवार खिसकना प्रारंभ कर देगी तो उससे पहले, यानी उस अधिकतम बल को जिस पर वस्तु चलने ही वाली हो, चले ना, चलने ही वाली हो, उसको हम क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण बल। जब हम वस्तु पर बल आरोपित करें और वस्तु चल दे, जब हम इस पर बल लगाएं और ये दीवार आगे की ओर बढ़ ले, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम गतिज घर्षण बल कहते हैं। गतिज घर्षण बल दो प्रकार के होते हैं। अगर वस्तु ऐसे फिसलती है
तो ये क्या है, मतलब झुके हुए तल पर आपने देखा होगा बच्चे झूलते हैं तो नीचे फिसलते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये सर्पी घर्षण बल। और जब वही वस्तु लुढ़के, बच्चे अगर लुढ़कते हुए नीचे आए तो इसे हम क्या कहते हैं, लोटनिक घर्षण बल। तो इसके डेरिवेशन की ओर हम कल चलते हैं और कई अच्छे अच्छे टॉपिक इसमें आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।